गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। 12 बजकर ठीक 50 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 1 दिसंबर 2021। आज 1 दिसंबर 2021 है। साल का आखिरी महीना शुरू होता है। काउंटडाउन बिगिंस। यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू होता है। आप जानते हैं कि एक महीने के बाद ये साल समाप्त हो जाएगा और हम प्रवेश कर जाएंगे 2022 में। चलिए, सारे के सारे लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से मुझे बताएं, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ रहे थे, विच इज नोन एज गांधीयन एरा, जो कहलाता है गांधीवादी युग। 1919 से लेकर 1942 तक का पीरियड। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में बात की थी। साइमन कमीशन के बाद 1928 में ही पेश हुई नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने बात की थी। और लास्ट 1929 में हुए कांग्रेस के एक ऐतिहासिक लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन के बारे में बात हुई। 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। भाई, हालांकि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भारत को एक अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग की थी, लेकिन इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। और आप जानते हैं वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेट बनकर संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में ही रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर आजादी या स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और यही वो अधिवेशन था जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगुवाई थी, जो लीडरशिप थी, वो गांधी जी के हाथों में दे दी गई और पूरी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट का कर्ता धर्ता घोषित कर दिया गया गांधी जी को। और आप जानते हैं कि इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया या टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और हर साल कांग्रेस 1929 में ही लाहौर अधिवेशन जब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर गांधी जी के हाथों में दे दी गई और गांधी जी के द्वारा ही, आप जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की बात कही गई। गांधी जी रेज्ड हिज 11 डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी 11 मांगे रखी। और ये जो 11 मांगे थी, जो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, भाई इसमें से एक महत्वपूर्ण मांग थी। वो क्या था? वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नमक कानून वापस ले लिया जाए। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पारित किया था, जिसे बेसिकली हम सॉल्ट एक्ट 1882 के नाम से जानते हैं, जिसे हम नमक अधिनियम 1882 के नाम से जानते हैं। और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नमक बनाने और सागर तट से नमक निकालने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था।
और सॉल्ट पर या नमक पर कई प्रकार के टैक्सेस अप्लाई कर दिए थे। इसी बात का विरोध कर रहे थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि भाई नमक पर भारतीयों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोहिबिशन या कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब गांधी जी ने अपनी ये 11 मांगे रखी तो गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से मिलकर समझौता करने की बात कही और कहा कि वो चाहते हैं कि लॉर्ड इरविन एक बार गांधी जी के साथ बैठकर क्या करें, वार्ता करें और बातचीत करें और समझौता करें। लेकिन जब गांधी जी के द्वारा ये 11 मांगे रखी गई तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से मिलना अस्वीकार कर दिया और ये जो 11 मांगे थी ये भी लॉर्ड इरविन की तरफ से नजरअंदाज कर दी गई। बस आप जानते हैं इसी के बाद 1930 में गांधी जी स्टार्टेड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या इसी के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 लिखिए द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ही तहत गांधी जी के द्वारा किया गया दांडी मार्च या गांधी जी की दांडी यात्रा, और आप जानते हैं इसे सॉल्ट मार्च या इसे नमक यात्रा भी कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की गई। और आप जानते होंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गुजरात के ही नौसारी जिले के दांडी तट तक पैदल यात्रा की। इस मार्च को करने का उद्देश्य, आप जानते हैं, इस पैदल यात्रा को करने का उद्देश्य गांधी जी की तरफ से नमक कानून का पूरी तरीके से विरोध करना था और नमक कानून को तोड़ना था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई और इस कानून का उल्लंघन करते हुए ही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नौसारी जिले के दांडी तट पर जाकर नमक निकालकर इस कानून का पूरी तरीके से विरोध किया। इस यात्रा की कुल दूरी लगभग 385 किलोमीटर थी। इस यात्रा की जो दूरी थी वो लगभग 385 किलोमीटर या 241 माइल्स या मील थी। और हम सब जानते हैं इसमें गांधी जी के साथ कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था।
इसके साथ गांधी जी ने या इसके गांधी जी के साथ इसमें कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया। और इसी आंदोलन के तहत गांधी जी के द्वारा निम्न घोषणाएं की गई। और वो घोषणाएं क्या क्या थी, लिखेंगे सबसे पहले। गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च या दांडी यात्रा के दौरान साबरमती से लेके गुजरात के नौसारी जिले के दांडी तट तक पैदल यात्रा की और कुछ घोषणाएं की। सबसे पहली घोषणा थी कि गांव गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए। द सॉल्ट लॉ शुड बी वायलेटेड इन एवरी विलेज। प्रत्येक गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए। द सॉल्ट लॉ शुड बी वायलेटेड इन एवरी विलेज। ये थी सबसे पहली घोषणा। दूसरा लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस एंड ऑफिसेज शुड बी बायकॉटेड। लिखेंगे हिंदी में, सरकारी स्कूल कॉलेज और दफ्तरों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी स्कूल कॉलेज और दफ्तरों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा लिखेंगे, फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स शुड बी बायकॉटेड। विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स शुड बी बायकॉटेड। नेक्स्ट लिखेंगे, टैक्स शुड नॉट बी पेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार को कर ना दिया जाए। ब्रिटिश सरकार को कर ना दिया जाए। और इसके अलावा लिखेंगे, लिकर शॉप्स शुड बी बायकॉटेड। लिखेंगे, शराब की दुकानों एवं बिक्रियों का बहिष्कार किया जाए। शराब की दुकानों एवं बिक्रियों का बहिष्कार किया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो गांधी जी के द्वारा की गई ड्यूरिंग हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था भाई, इसकी शुरुआत तो दांडी मार्च से गांधी जी ने की थी, लेकिन गांधी जी के साथ साथ देश के विभिन्न भागों में और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी का पूर्ण समर्थन कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्रों में भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और आप जानते हैं, इसी से प्रेरित होकर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का मतलब है उत्तर पश्चिमी प्रांत में, इसी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस या उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1930 में शुरू हुआ लाल कुर्ती मूवमेंट या लाल कुर्ती
आंदोलन। और आप जानते हैं इस आंदोलन के प्रमुख नेता या इसकी अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। और जो अहिंसा से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से नॉन वायलेंस या अहिंसा से ही खान अब्दुल गफ्फार खान भी लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्हीं को सीमांत गांधी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहा गया है। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। इसके अलावा इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर 1930 में 1930 में ही मणिपुर क्षेत्र में या नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर क्षेत्र में एक और आंदोलन हुआ जिसे कहा जाता है जिया तरंग मूवमेंट। या जिया तरंग आंदोलन, जिसकी शुरुआत कहां पर हुई? मणिपुर क्षेत्र में हुई। और आप जानते हैं मणिपुर क्षेत्र जो कि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था या उत्तर पूर्वी भाग था। और इस आंदोलन की अगुवाई दो महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत करने वाले थे यदुनाग। इसकी शुरुआत यदुनाग नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। लेकिन जब यदुनाग ने इसकी शुरुआत की तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यदुनाग को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दे दी। और इन्हें फांसी हो जाने के बाद इन्हीं की बहन के द्वारा, इन्हीं की सिस्टर के द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की गई। जिनका नाम था गाई डिल्यू। जिनका नाम गाई डिल्यू था। यह आंदोलन कहलाता है जिया तरंग मूवमेंट या जिया तरंग आंदोलन। सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम वाइसराय कौन था? बेटे मैंने आज का टॉपिक शुरू करने से ही पहले आपको ये बताया कि उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड इरविन। और इसके अलावा यदि हम साउथ इंडिया की बात करें, यदि हम दक्षिण भारत की बात करें, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये पूरी तरीके से साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के ही मद्रास, कर्नाटक, आंध्रा और केरल क्षेत्र में भी पूरी तरीके से सक्रिय हुआ, जहां पर इस आंदोलन की अगुवाई एक महत्वपूर्ण नेता के द्वारा की गई। और आप जानते हैं
दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में इसकी अगुवाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। और जब और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया, पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होने लगी। लॉर्ड इरविन झल्लाया, और लॉर्ड इरविन के कहने पर ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा आप जानते हैं कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को लिखेंगे गांधी जी वॉज अरेस्टेड। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी को भेज दिया गया यरवदा जेल। इसके बाद आप जानते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट। भाई आप जानते हैं कि भारतीय साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। और भारतीयों की ये मांग थी कि भाई साइमन आयोग में, साइमन कमीशन में मिनिमम एक इंडियन मेंबर होना चाहिए, एक भारतीय सदस्य होना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि साइमन कमीशन ने यहां पर आकर लगे द्वैध शासन की जो समीक्षा करी है वो पूरी तरीके से फेयर है, वो पूरी तरीके से उसमें पारदर्शिता बरती गई है। जब हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश कर दी, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ही साइमन कमीशन की, या साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जो सिफारिशें थी, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आप जानते हैं कि लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या 3 गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया। 1930, 1931 और 1932 में हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सबसे पहला भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के ही समय में 1930 में करवाया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोल मेज सम्मेलन। ध्यान रखेंगे ये 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चला। इसका आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में करवाया गया था। इसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड इरविन। और आपसे पूछ सकते हैं उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड
के ही कार्यकाल में संपन्न हुआ प्रथम गोल मेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लिखेंगे इन दैट कॉन्फ्रेंस टोटल 83 members participated। इस सम्मेलन में कुल 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन दैट कॉन्फ्रेंस टोटल 86 members participated। इस सम्मेलन में कुल 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बट लेकिन लिखेंगे कांग्रेस बाइकॉटेड दैट कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। बट दैट कॉन्फ्रेंस वॉज बाइकॉटेड बाय कांग्रेस। लेकिन इस सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया था। तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही वन में बसी है राधे, आना भी मिलेंगे आके जब अपनी है श्री राधे। अम्बेडकर जो कि लीडर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे डिप्रेस्ड क्लास के यानी कि दलितों के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और उधर मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो उधर मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट, एक अलग निर्वाचन दल की मांग कर रहे थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन क्योंकि इसमें कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया, और आप जानते हैं कि भाई कांग्रेस तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, बस इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इसका पूरा तरीके से बहिष्कार किया गया। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये पूरी तरीके से असफल रहा। ये पूरी तरीके से असफल रहा। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने केवल भारत को एक, या भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही, उत्तरदायी सरकार की बात कही, और द्वैध शासन को खत्म कर देने की बात कही। लेकिन कोई भी निष्कर्ष, कोई भी सॉल्यूशन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नहीं निकला। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भाई जब तक कांग्रेस के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी हल नहीं निकल सकेगा, तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकेगा। और ध्यान रखेंगे विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा भी गया था कि भाई गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस के बिना करवा लेना। तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रामलीला को बिना राम के ही करवा दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि हम बात करें कांग्रेस दल की, तो उस समय भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय कांग्रेस थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी क्या कर रही थी? कांग्रेस कर रही थी। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से विफल हो गया, और फिर इसके बाद अब अंग्रेजों को किसी ना किसी तरीके से, भाई आप जानते हैं कांग्रेस को सहमत करना था, कांग्रेस से बातचीत करनी थी, और कांग्रेस को शामिल करना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए फाइनली भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के जो मांगे थी उनमें से काफी सारी मांगों को स्वीकार करते हुए गांधी जी के साथ समझौता करना स्वीकार किया, या वो सहमत हुआ गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए। और दोस्तों आप जानते हैं इसी के बाद 5 मार्च 1931 को फाइनली गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है 5 मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता।
गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। भाई गांधी जी को तो यरवदा जेल भेज दिया गया था उनकी दांडी यात्रा के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। लेकिन जब 19 जनवरी तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला और वो पूरी तरीके से विफल रहा, तो अंग्रेजों को बात समझ में आ गई कि हमें कांग्रेसियों को किसी ना किसी तरीके से सहमत करना ही होगा। बस ब्रिटिश सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी रिहा कर दिए गए और लॉर्ड इरविन से ही समझौता करने के लिए फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी जी पहुंचे वाइसराय हाउस, वही वाइसराय हाउस जो आज हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है। क्वेश्चन भी आता है भाई, वाइसराय हाउस में रहने वाला सबसे पहला भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन के ही समय में बनकर तैयार हुआ था आज का राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वाइसराय हाउस कहा जाता था। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, वाइसराय हाउस या जो आज राष्ट्रपति भवन है, उसमें जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। जब ये गांधी इरविन पैक्ट के लिए गए थे लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए, तो फाइनली गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक वार्ता हुई और आप जानते हैं दोनों के बीच में ही एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जो कहलाता है गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौते की क्या क्या शर्तें थी? गांधी इरविन समझौते की वो क्या क्या शर्तें थी जो अंग्रेजों के द्वारा या लॉर्ड इरविन के द्वारा स्वीकार कर ली गई? लिखेंगे सबसे पहली शर्त, सबसे पहली कंडीशन, लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द members of Congress will be returned by the British government which was conquered by them. हेलो सर, वैलिडिटी कंप्लीट होने के बाद वीओडी नहीं देख सकते हैं क्या? आप मुझे छोटी सी बात बताइए, क्या आप वैलिडिटी खत्म होने के बाद अपने फोन से मुझे फोन पर कॉल कर सकते हैं? यस और नो? जब आपके फोन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वैधता समाप्त हो जाती है, तो क्या आप अपने फोन से मुझे कॉल कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे नहीं। तो वैलिडिटी का तो मतलब ही क्या होता है? वैधता, वैलिडिटी। तो ऑब्वियसली वैलिडिटी खत्म होने के बाद फिर आप वीडियोस कैसे देख सकेंगे? सिंपल सी बात है। रोज क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकर नहीं जाता हूं एक दिन में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रोज क्लास अटेंड कीजिए, जितना पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से उसी दिन प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास नोट्स भी होंगे जो आपने खुद अपने हाथों से बनाए होंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो फिर यदि आप रोज, है ना, यदि आप रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिव तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं,
तो आप खुद सोचिए, फिर आपको उस क्लास को दोबारा वॉच करने की जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है। भाई जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लाइव बैठकर यहाँ पर ले रहे हैं, उस चीज को आप नोट कर ले रहे हैं। अब जब आपने एक बार उसको नोट कर लिया, तो यदि आप उसको फिर से वॉच कर रहे हैं तो उसका मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्यों आप टाइम वेस्ट करें? आप अब उस पर अपने एफर्ट्स डालें। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये थी, भाई ब्रिटिश सरकार ने जितने भी कांग्रेस सदस्यों की संपत्तियां जब्त की हुई थी, वो सारी की सारी संपत्तियां अब वापस कर दी जाएंगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सबसे पहली कंडीशन तो ये रखी गई, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स, जो सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं आप एज इट इज वैसे ही लिखें। ये आप अपनी भाषा में लिखिए, ये आप अपने शब्दों में लिखिए। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन रखी गई, लिखेंगे द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक बैक ऑल द रूल्स, ऑल द एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस पास्ड बाय देम। दूसरी कंडीशन, ब्रिटिश सरकार अपने द्वारा पारित किए गए सभी अध्यादेश और अधिनियम वापस लेगी। भाई जितने भी अध्यादेश, जितने भी अधिनियम, जितने भी कानून पास किए हैं ब्रिटिश सरकार ने, वो सारे के सारे वो वापस ले लेगी। ये दूसरी कंडीशन थी। अगली कंडीशन, गांधी जी ने कहा कि भाई जो लोग हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हैं, जो लोग वायलेशंस में लिप्त हैं, जो को लोग क्रिमिनल केसेस में लिप्त हैं या इन्वॉल्व्ड हैं, उनको छोड़कर जितनी भी ब्रिटिश सरकार ने पॉलिटिकल अरेस्ट किए हैं या राजनीतिक गिरफ्तारियां करी हैं, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी ने कहा भाई, क्योंकि आप जानते हैं रोलेट एक्ट के तहत तो केवल संदेह के बिना पर ही क्या कर लिया जाता था? हिरासत में ले लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी ने कहा लॉर्ड इरविन से कि भाई जिन लोगों पर सीरियस चार्जेस लगे हैं, भाई यदि किसी पर हिंसा करने का चार्ज लगा है, किस पर मर्डर करने का चार्ज लगा है, उनकी बात अलग है। लेकिन उनके अलावा जितने भी लोगों को केवल संदेह के बिना पर आपने गिरफ्तार करके रखा है, उन सबको आपको क्या करना होगा? रिहा करना होगा, उन सबको छोड़ना होगा। इरविन ने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड, जो हुक्म मेरे आका। अगली बात, अगली बात गांधी जी ने कही, भारतीयों को पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो शराब, अफीम
जैसे पदार्थों की दुकानों के बाहर घेराव करें और उनका पूरी तरीके से विरोध करें, प्रोटेस्ट करें। भारतीयों के पास ये पूरा अधिकार होगा कि भाई वो चाहे तो शराब की दुकानों के आगे, अफीम की दुकानों के आगे जाकर घेराव कर सकते हैं, उनका पुरजोर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही चीजें नुकसानदायक हैं लोगों के लिए। इरविन ने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड, कबूल है। और लास्ट कंडीशन, लास्ट बात गांधी जी ने कही कि सागर तट के किनारे रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, जितने भी लोग हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो सागर तट पर रहते हैं, उन सब को नमक बनाने, नमक निकालने और नमक की बिक्री करने का पूरा अधिकार होगा। कोई सॉल्ट लॉ उन लोगों पर अप्लाई नहीं किया जाएगा जो लोग रहते ही सागर तट के किनारे हैं। भाई जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनका तो मुख्य व्यवसाय ही क्या होगा? भाई उनका तो मुख्य व्यवसाय ही क्या होगा? मत्स्य पालन करना होगा, पोल्ट्री होगा, फिशिंग करना, मछली पालन करना या मछलियों का व्यवसाय करना उनका मुख्य कारण, मुख्य काम होगा। नमक बनाना, नमक को बेचना, उसकी बिक्री करना उनका मुख्य कार्य होगा। तो आप उस चीज से उनको कैसे रोक सकते हैं? तो जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, सागर तट के किनारे रहते हैं, उन सबको समुद्र किनारे जाकर नमक बनाने, उसको एकत्रित करने और उसको बेचने का पूरा अधिकार होगा। ये वो कुछ कंडीशंस थी जो गांधी जी की तरफ से लॉर्ड इरविन के सामने रखी गई, और लॉर्ड इरविन के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सारी की सारी कंडीशंस को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी थी, भाई ये तो कंडीशंस हुई गांधी जी की, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी तो थी जो लॉर्ड इरविन रख रहा था और जिन पर सहमत होना था गांधी जी को। तो अब दूसरी कंडीशंस लिखेंगे जिन पर गांधी जी सहमत हुए। दोज कंडीशंस विच वर एक्सेप्टेड बाय गांधी जी। सबसे पहले तो हमने लिखा कंडीशंस विच वर रेज्ड बाय गांधी जी। अब हम लिखेंगे कंडीशंस विच वर एक्सेप्टेड बाय गांधी जी। वो शर्तें जो गांधी जी के द्वारा स्वीकार की गई। अब वो क्या क्या थी? सबसे पहला, जो सबसे बड़ी गले की हड्डी बना हुआ था लॉर्ड इरविन के लिए, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, गांधी जी विल एडजर्न हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। गांधी जी विल एडजर्न हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। गांधी जी ने कहा कबूल है भैया, कर दिया जाएगा। और बताइए दूसरी कंडीशन बताइए। दूसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो लॉर्ड इरविन पहले से ही सोच के आया था, दूसरी कंडीशन रखी गई, कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी। कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी हिस्सा लेगी। गांधी जी ने कहा कबूल है, जरूर लेगी। तीसरी कंडीशन, इरविन ने कहा भाई नमक कानून को का उन्मूलन या नमक कानून को खत्म कर देना या उसका बहिष्कार कर देना, जो आपका आवाहन है, जो आपकी कंडीशन है, आप उसको भी क्या करेंगे? समाप्त। कहने का मतलब, इरविन ने कहा कि हम सागर तट पर रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार देंगे, लेकिन भारतीय अब आगे से हमें नमक कानून खत्म करने के लिए नहीं कहेंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है भैया, आप अपना नमक कानून अपने पास रखिए, हम उसको खत्म करने या उसके बहिष्कार करने की बात नहीं कहेंगे, बस सागर तट पर रहने वाले लोगों को आप नमक बनाने की क्या दे दीजिए? इजाजत दे दीजिए। और चौथी कंडीशन ये रखी, भाई जिन जिन पुलिस कर्मियों ने भारतीयों के खिलाफ जाति की थी, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गांधी जी मांग करते थे कि उनके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये पता लगाया जाए
कि पुलिस वालों ने क्या क्या जातियां की हैं। तो लॉर्ड इरविन ने कहा, जो हुआ सो हुआ, हम पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच नहीं बिठाएंगे। आप अपनी ये मांग भी क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। गांधी जी ने कहा, ठीक है, हम ये मांग वापस ले लेते हैं। केवल हिंसा में लिप्त लोगों को आप अपने हिरासत में रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबको रिहा कर दीजिए। फाइनली ये समझौता गांधी और इरविन के बीच में हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन भाई, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ और ये जो समझौते गांधी जी कांग्रेस के बिहाफ पर कर आ गए, भाई कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग थे, जो सीनियर लोग थे, वो तो कहीं ना कहीं गांधी जी के इस फैसले से संतुष्ट हुए। लेकिन जो कांग्रेस दल में युवा नेता थे, वो लोग पूरी तरीके से नाराज हुए गांधी जी से। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने गांधी जी के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और कहा कि गांधी जी, ये कैसा समझौता अंग्रेजों के साथ या लॉर्ड इरविन के साथ करके आ गए, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं। इसके अलावा जितने भी युवा कांग्रेसी थे, वो सबसे ज्यादा गांधी जी से इस बात से नाराज थे कि भाई, आपने लॉर्ड इरविन को कह दिया कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं, आप उन्हें अपने पास रखिए, बाकियों को रिहा कर दीजिए। लेकिन आपने हमारे प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कराने की बात क्यों नहीं की। सबसे बड़ा विवाद यही उठा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 1931 में, जब 1931 में ही हुआ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो जब कराची अधिवेशन में, कराची सेशन में गांधी जी भाग लेने पहुंचे, तो युवा कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर गांधी जी का स्वागत किया। सबने पुरजोर विरोध किया गांधी इरविन पैक्ट का। लेकिन आप जानते हैं, फाइनली कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दे दी गई और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और यही वो कराची अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के द्वारा भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अरे बाबा, फाइनली कांग्रेस के द्वारा सेकंड राउंड टेबल में या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना स्वीकार कर दिया गया भाई। लेकिन आप जानते हैं, ज्यादातर कांग्रेसी गांधी जी के इस समझौते से खुश नहीं थे। इसीलिए कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को ही अपना प्रतिनिधि बना दिया गया। और कांग्रेस दल ने कहा कि भाई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को ही भेजा जाएगा। और आप जानते हैं, 1931 में, 1931 में ही संपन्न हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। नाइनटीन थर्टी वन में, 1931 में संपन्न हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे, सारी की सारी कंडीशंस वही थी, लेकिन इस समय भारत का वाइसरॉय चेंज हो चुका था। लॉर्ड इरविन तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही वापस लंदन लौट गया था और लॉर्ड इरविन के बाद भारत का अगला वाइसराय बना दिया गया किसको? लॉर्ड विलिंगटन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बट गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और आप जानते हैं, गांधी जी ही नहीं, और भी कुछ मुख्य नेता सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, मीराबेन, भाई गांधी जी की शिष्य हुआ करती थी, गांधी जी की सबसे प्रिय शिष्य हुआ करती थी मीराबेन। इसके अलावा एक नाम याद रखेंगे, एनी बेसेंट, और एक याद रख लीजिए, सरोजनी नायडू। इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और फाइनली शिप से गांधी जी कहां गए? लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि बताइए गांधी जी किस शिप से, किस जहाज से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए थे? तो ध्यान रखेंगे, उस शिप का नाम था, उस जहाज का नाम था एस एस राजपुताना। एस एस राजपुताना नामक शिप से ही गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एक बार फिर से सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस आशा के साथ गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, भाई गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के बिहाफ पर अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग करना, फंडामेंटल राइट्स मांगना, और भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसी उत्तरदायी सरकार भारत में बनाई जाए जिसमें सारे के सारे दलों और सारे के सारे धर्म और समुदाय के लोग हों। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी बात पर टिके हुए थे कि भाई हमें दलितों के लिए क्या चाहिए, अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। उधर मुसलमानों को अपने लिए एक अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, उधर सिखों को, ईसाइयों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग क्या चाहिए, निर्वाचन मंडल चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि भाई जिस तरीके से मुसलमानों और सिखों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया गया है, उसी तरीके से हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाए। भाई क्योंकि जो दलित थे, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ करता था, छुआछूत का व्यवहार हुआ करता था। उनकी मांग थी कि भाई जब हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं के ही द्वारा हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो आप हमें हिंदुओं से अलग कर दीजिए, और हिंदुओं से अलग दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक का दर्जा दे दीजिए। ये मांगे ज्यादा हावी हुई और गांधी जी की जो मांगे थी वो दबकर रह गई, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन आप जानते होंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल देना स्वीकार कर दिया, और उन्हें मतदान के विशेष अधिकार देने भी स्वीकार कर लिए। इस बात से बेहद मायूस हुए गांधी जी, और फाइनली आप जानते हैं, गांधी जी आज ही के दिन 1 दिसंबर 1931 को ही इटली से भारत के लिए वापस रवाना हुए, और 28 दिसंबर 1931 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौट आए।
गांधी जी वापस लौट आए और एक बार फिर से अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और एक बार फिर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1932 में हुआ कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ डेक्लेरेशंस की गई, कुछ घोषणाएं की गई। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं घोषणाओं को भाई किया किसने? ये घोषणाएं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। मैंने आपको बताया जो कौन हुआ करता था, रैमसे मैकडोनाल्ड हुआ करता था। इसके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई और इन्हीं घोषणाओं को क्या कहा जाता है? कॉमनल अवार्ड कहा जाता है या सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। और ये घोषणाएं क्या थी? ये घोषणाएं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मुस्लिम्स ने मांगे रखी थी, कहीं ना कहीं उन्हीं को राहत देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। जैसे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे या जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं थी, अंग्रेजों के द्वारा उसमें सीटों की संख्या को डबल कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया और जिसमें 71 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित कर दी गई। सबसे पहला काम और सबसे पहली घोषणा यही की गई। इसके अलावा मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और जो यूरोपियंस थे उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की भी व्यवस्था कर दी गई। और जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मांग की थी, जो भारत के दलित थे, जो भारत के अनटचेबल्स थे या अछूत थे, उन्हें हिंदुओं से अलग कैटेगरी बनाकर अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, माइनॉरिटीज घोषित कर दिया गया एंड दे गॉट स्पेशल राइट्स टू वोट। और उन्हें मतदान करने के विशेष अधिकार दे दिए गए। कहने का मतलब अब अंग्रेज सरकार ने एक दलित को एक नहीं बल्कि 2 वोट करने का अधिकार दे दिया और दलितों को, अछूतों को एक अलग कम्युनिटी, एक अलग समुदाय बनाकर उन्हें अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में डाल दिया। और इसके अलावा some seats were reserved for women as well, और महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। और जब ये सारी की सारी कहानी हुई तो इस बात से, भाई गांधी जी तो यरवदा जेल में थे, इस बात से बेहद नाराज हुए गांधी जी, क्योंकि गांधी जी किसी भी कीमत पर हिंदुओं में बंटवारा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने ये कहा कि भाई मेरे जीवित रहते हिंदू जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड नहीं होंगे। इसीलिए आप सब जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इस मांग के खिलाफ ही गांधी जी ने 20 सितंबर को 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के द्वारा 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। गांधी जी के द्वारा यरवदा जेल में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। और जब
आमरण अनशन शुरू किया गया। तो भाई आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझाया गया और सहमत किया गया कि आप किसी तरीके से दलितों को अलग कम्युनिटी बनाकर उन्हें अलग अल्पसंख्यक का दर्जा मत दिलवाइए। हम व्यवस्थापिकाओं में दलितों के लिए सीटें ही क्या कर देंगे, आरक्षित कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, आप उसी पर क्या कीजिए, सहमत होइए। फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये मांगे मान ली गई और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर झुके गांधी जी की कंडीशन के सामने, गांधी जी के सामने। और फाइनली आप जानते हैं 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन गांधी जी तो यरवदा जेल में थे, तो ध्यान रखेंगे एक तरफ इस पे साइन किए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और गांधी जी की तरफ से इस समझौते पर साइन करने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय। यही कहलाता है पूना पैक्ट। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। कल की जो क्लास आपकी रहेगी, ठीक है, वो थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी और टाइमिंग चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को क्या करें, फिनिश करें। क्योंकि इस वीकेंड तक, ठीक है, इस वीकेंड तक हम लोग फिनिश करेंगे मॉडर्न इंडिया को। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे ही समाप्त होगा तो मॉडर्न इंडिया में जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। तो मेरा उद्देश्य है कि इस वीकेंड तक आप लोगों का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट है उसको फिनिश करा दिया जाए और साथ में गवर्नर, गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस भी समाप्त कर दिए जाएं। तो जो भाई आप लोगों की कल की क्लास है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड और लंबी क्लास रहेगी। टाइमिंग्स क्या रहेंगे ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज आज रात को सोने से पहले, ठीक है, कल की क्लास का शेड्यूल देखकर सोइएगा। हो सकता है आपकी कल की क्लास किसी और क्लास से क्लैश हो जाए, बट कोई बात नहीं, स्पेशल केसेस में, ऐसे स्पेशल कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल क्या है, ताकि आपके जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगली क्लास में जब हम मुलाकात करेंगे तो 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन से शुरू करेंगे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, गांधीयन एरा को 1942 में समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।